आज फिर मुझे सोए हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मुझे किसी के कदमों की आहट हुई और थोड़ी देर के बाद मेरा मुंह किसी आहनी पंजे में था। ये देखकर मैं हड़बड़ा गई, उठने की कोशिश करने लगी, मगर बेसूद गिरफ्त मजबूत थी और मैं बेबस हो चुकी थी। मुझे लगने लगा था कि मैं अपने घर में भी महफूज नहीं हूँ। मैं एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा थी। मेरे शोहर वाजिद के 7 भाई और 4 बहनें थी, 2 शादीशुदा और 2 कमवारी। लिहाजा घर बकरा पटरी का मंजर पेश करता था। मेरे ससुर एक निचले दर्जा के गवर्नमेंट मुलाजिम थे और सास खम ठोक कर कहती थी, मेरी टक्कर की जंगजू अगर कोई ढूंढे तो मैं सारी उम्र उसकी गुलामी करूंगी। यानी वो पूरी तरह मर्दनुमा औरत थी। इधर मेरा ये हाल के 1 नंबर की बुद्धू। तालीम तो मेरी इंटर तक थी, मगर वालिदैन की बेवकत वफात के सबब खाला ने ही मुझे पाला था। लिहाजा मेरी शख्सियत में डर और खौफ नुमाया था। जब वाजिद की अम्मा ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी शादी कर दी गई। सास का घर घर नहीं अस्तबुल था, जिसमें अफराद जानवरों की तरह रहते थे। 3 कमरे थे, एक में सास ससुर और दूसरे में दोनों जेठ। वाजिद की शादी की तो सेहन के कोने में एक शेड डालकर दरवाजे के नाम पर एक पर्दा लगा दिया गया। 2 वक्त खाना पकता तो लंगर की तरह सब उस पर टूट पड़ते। कभी मुझे मिलता तो कभी नहीं। मुझे यही कहा जाता कि तेरा कमाने वाला कौन है। मैंने भी इन हालात में खुद सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दी, मगर इसके बावजूद भी सास ताने देती थी। वो खाला जिन्होंने मेरी शादी की, मुझे पाला पोसा, उनका भी इंतकाल हो गया था। पलटकर जाने का रास्ता नहीं था। घर में 20-22 अफराद थे। मैं सभी का खाना पकाती थी। मेरी सास मुझे इस सब के बावजूद भी हर वक्त ताने देती रहती थी। मेरा जीना हराम हो चुका था, मगर सास ने इस पर भी बस न किया। एक दिन लड़ झगड़ कर मुझे घर से निकाल दिया था। मेरी जिठानी ने मेरा बिस्तर और सामान भी घर से बाहर फेंक दिया। एक बच्चा गोद में एक की उंगली पकड़े। मैं सामान के पास हैरान परेशान सी खड़ी थी। फिर मैं रिक्शे में बैठकर कराची रवाना हुई, जहां एक दूर पार के रिश्तेदार रहती थी। उनके घर पहुंची तो उन्होंने सर्द महरी से मेरा इस्तकबाल किया। रात हो गई थी। मेरी मेजबान ने साफ अल्फाज में कह दिया कि मेरे शोहर इस तरह की बातों को नापसंद करते हैं। तुम रात तो यही गुजार लो, मगर सुबह अपना बंदोबस्त कर लेना। यहाँ भी कयाम के लिए बरामदा ही था। इस रात सर्दी बहुत थी और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने ठंडी सर्दी में रात इस बरामदे में ही गुजार दी थी। जब मेरी सुबह आंख खुली तो मेरी मेजबान ने मुझे घर से जाने के इशारे शुरू कर दिए। मैं मरती क्या ना करती, अब जबरदस्ती किसी के घर रहने से तो रही। सो सुबह होते ही मैंने अपनी जानने वाली बाबरा बाजी को याद किया। वो यही पास ही रहती थी। नमाज से फारिग होकर मैंने अपना बोरिया बिस्तर लपेटा। मेरी मेजबान के बच्चे उठ गए थे। कमरों के दरवाजे खुल गए थे। मैंने सामान लपेटकर एक तरफ रखा और बेटे को अपने सीने से लगाकर बेटे का हाथ पकड़ा और बाबरा बाजी के घर का रास्ता लिया। वो बहुत अच्छी तरह मिली। मैंने अपने हालात का बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, परेशान ना हो, एक मकान यहाँ खाली है, उसे किराए पर ले लो। कुछ पैसे तो होंगे तुम्हारे पास। कुछ रुपए मैंने अपने लिबास में छुपा रखे थे, मैंने उन्हें दे दिए। कहने लगी, दूसरी अच्छी बात यह है कि तुम्हें यही एक फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। तभी बाबरा बाजी मुझे मकान दिखाने चली, मगर वो किराए पर उठ गया था। लेकिन एक और कमरा खाली था, जिसके मालिक जरा बदमिजाज किस्म के थे। एक कमरा नन्हा सा, किचन और वॉशरूम पर मुश्तमिल एक पुराने तर्ज का मकान था। उस कमरे का किराया बहुत थोड़ा था, क्योंकि जिन भूतों की बातें मशहूर थीं, इसलिए ये मकान ज्यादातर किराए पर कोई नहीं लेता था। बाबरा बाजी ने मुझे अपने घर में अच्छा खासा काम दे दिया तो मेरे दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैं बाजी का शुक्रिया अदा करते न थकती थी, क्योंकि उनकी वजह से मैं दरबदर होने से बच गई थी। अपने घर में सुकून की जिंदगी गुजार रही थी।
मगर रात की तन्हाई से मुझे डर लगता। वाजद का ख्याल आता कि पता नहीं किस हाल में होंगे। बेटे भी रोज अपने बाप के बारे में पूछते थे। मेरे घर के सामने एक फैमिली रहती थी, उनसे मेरी अच्छी अलैक सलैक हो गई। कभी वो बाजी मेरे घर आ जाती तो घर में रौनक हो जाती, या कभी मैं उनके घर चली जाती तो दिल बहल जाता। एक दिन बातों बातों में शकीला बाजी ने मुझे बताया कि जब तुम इस मकान में नहीं थी तो इससे पहले यहाँ एक डाकू रहाइश पजीर था। उस डाकू ने इस मकान में काफी सारे जेवरात और कीमती अशिया छुपा रखी थी, और ये डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया था। कहते हैं कि इस घर में उसने बहुत कुछ छुपा रखा है और अब यहाँ उसकी रूह फिरती है, इसीलिए अब लोग यहाँ नहीं रहते। मैंने अपनी जिंदगी में जिस किस्म के हालात देखे थे, मुझे रूहों से डर नहीं लगता था। हाँ, अलबत्ता इंसानों से मुझे बहुत डर लगता था। उन दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैं जिस फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ आग लग गई। हम सैकड़ों लोग आग की आन में बेरोजगार हो गए और घर में फाकों की नौबत आ गई। मुझे खुद से ज्यादा अपने बच्चों का ख्याल था। मेरे बच्चे दोनों वक्त भूखे सोते थे। एक दिन दोपहर का वक्त था। जोहर की नमाज के बाद मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह, तुझे मेरे छोटे छोटे बच्चों की भूख का वासिता, मेरी परेशानी दूर कर दे। जब मुझे घर से निकाला गया था, तूने रात गुजारने के लिए जगह दी थी, तूने ही मुझे ठिकाना दिया था, खाने को पहनने को सुकून से जीने का सामान कर दिया। अब मुझ पर ये कड़ा वक्त है, ऐ मेरे रब मेरी मदद कर। रो रो कर मेरी आंखें सूज गईं। जब मैंने सजदे से सर उठाया, दोनों बच्चे बेखबर सो रहे थे। नमाज खत्म करके मैं सहन में आ गई। मैंने गुज़िश्ता रोज से ही कुछ खाया पिया नहीं था। दूध वाले ने भी उधार देने से इनकार कर दिया था। सूरत हाल बहुत खौफनाक हो गई थी। मैंने सहन में पुदीना, लहसुन और प्याज लगाया हुआ था। एक छोटी सी लकड़ी पास पड़ी थी। मैं यूं ही लकड़ी से पुदीने की गोडी करने लगी कि अचानक मुझे लगा मिट्टी के नीचे कोई सख्त चीज है। तब मैंने उसे खोदना शुरू किया तो किसी चीज के होने का एहसास यकीन में बदल गया। मैं खड़पी ले आई और किचन से चिमटा भी ले लिया। रात से भूखी होने के बावजूद अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी कि ऊपर की मिट्टी हटाई तो एक बक्स के आसार नमूदार हुए। बक्स तकरीबन 3 बाय 3 साइज का था, जिसे निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। 4 पाई पर चादर सूखने को रखी थी। मैंने 4 पाई घसीट कर खद्दी हुई मिट्टी पर रखी, क्योंकि पड़ोस से कोई बच्चा वगैरह ऊपर से ना देख ले। सहन खुला हुआ था। फिर खुद 4 पाई के नीचे जाकर किसी ना किसी तरह बक्स खोला, और जो कुछ मैंने देखा अकल तंग करने के लिए काफी था। उस वक्त बक्स में नोटों की गड्डियां, जेवरात और सोने की चूड़ियां थी। मैंने फौरन 4 पाई के नीचे से निकलकर कमरे से एक थैला लाया, उसमें बक्स की तमाम चीजें भरकर कमरे में पहुंचा दी। फिर मिट्टी बराबर करके पुदीना दोबारा लगा दिया। इस कार्रवाई में मेरा 1 घंटा लगा। अब 3 बज रहे थे। मेरी सांस फूली हुई थी और चेहरा सुर्ख था। अब मैं सोचने लगी कि क्या करूं, लोगों का कर्ज वापस करूं ताकि कोई दरवाजे तक न आए। मैंने सोचना शुरू कर दिया। फिर मैंने सबसे पहले दुकानदारों का खाता साफ किया। उसके बाद मालिक मकान का 2 महीने का किराया दिया, जिसके लिए वो पूरे 2 महीने से मुझे तरह तरह की खराफात सुना चुका था। बहरहाल मेरे पास जो खजाना आ चुका था उसे बेचकर मेरे दिन फिरते जा रहे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा जेवर बेच दिया। मोहल्ले वालों को शक न हो, इसीलिए कुछ लड़कियों को अपने साथ सिलाई पर रखवा लिया। मैं उनसे जोड़े वगैरह बनवाती रहती और उन्हें थोड़ी बहुत उजरत दे दिया करती। जोड़ों के बारे में मैंने मशहूर कर रखा था कि ये महंगे दामों बेचती हूँ। मोहल्ले वालों को यूं शक न हुआ और मैंने पास ही एक छोटा सा घर खरीद लिया। अब मेरे पास जोड़े खरीदने वाली औरतें भी आ रही थी और मैं धीरे धीरे बाकी जेवर भी बेचती जा रही थी। जब मेरे घर में सारा फर्नीचर वगैरह पूरा हो गया तो मैंने अपने बच्चों को स्कूल में डलवा दिया। मेरे बच्चे स्कूल आने जाने लगे, जबकि काम के लिए एक नौकरानी रख ली।
एक दिन मैं दुकान से कुछ खरीद कर वापस आ रही थी कि मुझे अपने पुराने मोहल्ले की एक औरत मिली। मुझे देखते ही सर से पांव तक घूरा और कहने लगी, बात सुनो, तुम्हारी तो ठाठ ही बदल गई है, मगर क्या तुम्हें अपनी सास की खबर है? वो बेचारी अब किस हालत में रह रही है। मोहल्ले में लोग उनके लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि उनकी बेटी और वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तुम्हारे शोहर वाजिद ने घर पैसा भेजना भी बंद कर दिया है, उन बेचारियों को भी पूछ लिया करो। उसने एक ही सांस में कहा तो मैं दंग रह गई। क्या रशीदा खाला के हालात बहुत खराब हैं? मैंने हैरत से पूछा। भाई हमें नहीं पता, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो घर जाकर देख लो। औरत की बात ने मुझे बेचैन कर दिया था। मेरी सास लाख बुरी सही, मगर मेरे शोहर की माँ होने के नाते मेरा उनसे ताल्लुक वास्ता तो बनता था। मेरे ज़मीर ने गवारा न किया कि मैं इस तरह इतने बड़े घर में अकेली रहूं। मेरी सास और नंदे भूखी मरे, उनका घर भी किराए का था। फर्क ये था कि उन्होंने मुझे निकाल दिया था, मगर मेरी तरबियत अम्मा ने ऐसी नहीं की थी कि बुरों के साथ बुरी बनकर रहूं। बहरहाल अगले ही दिन मैं दिल बड़ा करके अपने ससुराल गई, मगर यहाँ का मंजर ही बदला हुआ था। मेरी सास और नंदों के चेहरे पर गुर्बत की लकीर छाई हुई थी, जबकि मेरी जेठानी जो हर वक्त उतराई फिरती थी, आज उसके चेहरे पर भी वो रौनक नहीं थी। मैंने उन सब के हालात देखे तो मुझे तरस आ गया। उन्होंने मेरी आओ भगत की, क्योंकि शायद मेरे अच्छे हालात की खबर उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। मैंने उनसे मिन्नत समाजत की, इसरार करके उन्हें अपने घर ले आई कि आप लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब ये लोग सिर्फ 3 नहीं, उनके साथ 30-35 साला आदमी भी था जिसका नाम अजीज था, और मेरी सास ने बताया था कि ये मेरा बेटा है। जब तुम्हारे शोहर यानी वाजिद के साथ हम घर वालों का रवैया बहुत अच्छा था, तो हम उसे इसके निकम्मेपन की वजह से अक्सर ही नजरअंदाज कर देते थे। हत्ता कि तुम्हारे वालिद ने इस पर हाथ भी उठाया था, मगर अब जबकि हमारे वाजिद बेटे ने हमारा साथ छोड़ दिया है, तो अजीज ही हमारे काम आया है। ये हमारा ख्याल रखता है, गुर्बत में ही सही मगर जैसा भी था 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो जाती थी। सास अजीज की बहुत शुक्रगुजार थी, मगर अजीज की नजरें मुझे अच्छी नहीं लगी थी। न जाने उसकी आंखों में क्या था जो मुझे हजम नहीं हो रहा था। बहरहाल मेरी सास ने उसे अपना बेटा कहा था, तो मैं कैसे उससे कोई शिकायत करती। मैंने उसका वजूद भी इस घर में कबूल कर लिया। मेरी सास अपनी बदसलूकी पर मुझसे काफी नादम थी। मैंने उन्हें माफ कर दिया था, हत्ता कि मैंने उन्हें अपना एसी वाला कमरा भी दे दिया था, क्योंकि मेरी सास को अकेले सोने की आदत थी। वो किसी को अपने कमरे में आने नहीं देती थी। मैंने इस घर में भी उन्हें सबसे अच्छा कमरा अलग दे दिया। अब वो उस कमरे में सोई रहती, जबकि मैं दूसरे कमरे की गर्मी से तंग सारी रात गर्मी में जलती रहती। एक रात मेरी तबीयत बहुत घुटनज़दा हुई तो मैं कमरे से निकलकर बाहर आ गई, सेहन में चारपाई डाली और खुली हवा में लेट गई। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, मगर मैं शायद भूल गई थी कि हमारे घर में एक जवान मर्द भी मौजूद है। अभी मुझे सोए हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि मेरे कदमों ने किसी की चाप सुनी। मैं यूं ही अनजान बनकर लेटी रही, किसी किस्म की हरकत नहीं की। थोड़ी देर के बाद कदमों की आवाज आना बंद हो गई। मैं हैरान हो गई। तभी मैं उस तरफ को गई थी जहां से कदमों की आवाज आई थी। ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ने की आवाज थी, सो मैंने सीढ़ियों का रुख किया और आखिरी जीने पर जाकर देखा तो छत की रोशनी हल्की हल्की जल रही थी, जबकि अजीज मेरी नंद के साथ इस हालत में बैठा हुआ था कि मुझे बहन भाई के रिश्ते पर भी शर्म आने लगी। मैं उल्टे कदमों वापस पलटी, इस बात का ख्याल किए बिना कि मेरे कदमों की आवाज ने उन दोनों को बाखबर कर दिया था। और फिर अगले ही रोज मेरी नंद के रवैये से ये बात खुलकर सामने आ गई कि वो मुझसे किस कदर शर्मिंदा है। अब ये दोनों आपस में खिंचे खिंचे रहने लगे, जबकि अजीज का किरदार मेरी आंखों में मशकूक हो गया था, क्योंकि जरूर अजीज की हकीकत वो नहीं थी जो मेरी सास ने मुझे बताई थी।
बहरहाल जब मेरी नंद ने अजीज से दूरी इख्तियार की तो वो तिलमिलाकर रह गया, क्योंकि मेरी नंद मुझसे बहुत डरती थी और मुझे नाराज नहीं करना चाहती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये सारा मलबा भी मुझ पर ही आ पड़ेगा। ये अगले ही हफ्ते की बात है। मैं सेहन में चारपाई पर बेखबरी से सो रही थी कि अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। जब मैं होश में आई तो अंदाजा हुआ कि गिरफ्त काफी मजबूत थी। मैं पीछे मुड़कर देख न सकी। मेरे हाथ में मेज पर रखा पानी का गिलास आ गया, जो मैंने अपने हाथ में पकड़ते ही पीछे मौजूद शख्स की आंखों में अंडेल दिया। उसने फौरन ही मुझे छोड़ दिया और मैं फुर्ती से अपनी चारपाई से उठकर बरामदे की लाइट की तरफ दौड़ी। मेरी चीखों से मेरी सास भी कमरे से बाहर आ गई थी। सारा सेहन रोशनी में नहा गया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि चारपाई पर मौजूद शख्स कोई और नहीं, मेरा मुंह बोला देवर अजीज था, जिसे देखकर मैं खुद भी हैरान रह गई। मेरी सास की आंखों में शर्मिंदगी थी। उनकी नजरें मुझसे मिल नहीं पा रही थी। तभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जमीन पर बैठ गई और बोली, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया बहुत गलत किया, मगर ये सब गुर्बत से मजबूर होकर किया था। गुर्बत ने हमें इस हाल में पहुंचा दिया था कि घर में 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं थी। अजीज एक मुसाफिर बनकर हमारे घर में आया। उसके पास रुपए पैसे तो बहुत अच्छे थे, मगर खाने पकाने वाली औरत नहीं थी। उसे घर का खाना चाहिए था। हमें अपनी हिफाजत करने वाला मर्द। हमने अजीज के खाने की जिम्मेदारी संभाल ली तो अजीज भी घर में रहने लगा। तुम तो तुम हो बेटी, उसने मुझे भी इन नजरों से देखा जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहल्ले वालों का भरम रखने के लिए मैंने उसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, क्योंकि मैं उसे यहाँ से जाने का नहीं कह सकती थी, वरना लोगों में हमारी बदनामी होती। मैंने सब पर यही जाहिर किया था कि अजीज मेरा बेटा है, जो कुछ साल पहले हमारे घर से चला गया था। इन हालात का अजीज ने खूब फायदा उठाया, मगर अब ये यहाँ रहने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने दुख से कहा। जबकि हालात की संगीनी का अंदाजा करते हुए अजीज खुद ही इसी रात घर से निकल गया और दोबारा कभी पलट कर नहीं आया। उस दिन के बाद से हम लोग एक पुरसकून जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ने करम किया। 7 साल बाद मेरे शोहर भी घर लौट आए। घर का बदला हुआ नक्शा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मेरा नंद के साथ रवैया बहनों जैसा, जबकि मेरी सास के साथ रवैया अम्मा जैसा था। सच है कि इंसान की मोहब्बत दुश्मन को भी दोस्त बना लेती है, और मेरी सास के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था।